Dear student, today we are going to learn General Science, Chapter 10, Force and Types of Force. बच्चों, ये सब चित्र आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक बोट है, इसको चलाया जा रहा है। ये देख रहे हैं इसके हाथ में ये एक प्रकार का लाठी है, और ये देखिए स्पंज है, उसको अंगुली से प्रेस किया गया है। ये डंडी है, लकड़ी है, इसको मोड़ा जा रहा है। ये बैलगाड़ी है, इसको पुल कर रहा है बैल, और ये टायर है, स्टिक से मार के चला रहा है। ये देखिए बाल है, बाल को पैर से मार के और उसको आगे धक्का दे रहा है। तो ये सब काम आप देख रहे हो, ऐसा काम हम नित्य प्रति अपने जीवन में करते हैं। ये सारे कार्य हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसमें बता रहा हूँ। देखिए, विल ए बोट मूव अहेड अनलेस पुश्ड विद द हेल्प ऑफ एन ओर हु exert force to move a bullock's cart forward. Why makes the ball moving during a game of the football? How does its direction change? Will the wheel go forward if it is not pushed with a stick? क्या ये सारे कार्य विदाउट फोर्स के हो सकते हैं क्या? आप ये ज़रा सोचिए। जैसे ये नाव है, बोट है, बोट स्थिर है, लेकिन वो कब चलेगी? जब ये पानी को पीछे की तरफ उसे धकेलेगा। उसी तरह से बैलगाड़ी है, बैल इसमें जोते हुए हैं। जब बैल इसको खींचेंगे तभी ये आगे बढ़ सकता है। उसी तरह से टायर को ये स्टिक से मारेगा तभी ये आगे टायर बढ़ेगा। बॉल को पैर से मार रहा है लड़का, तभी बॉल आगे जा रहा है। ये देखो दबाया जा रहा है, इसका शेप बदल रहा है, आकार बदल रहा है। उसी तरह से इसका भी। तो कोई भी काम करने के लिए हमको फोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे तुम कोई भी चीज़ कहीं पर रखी है, उसको हम हटाना चाहेंगे कहीं से, तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। मेज पर कुछ भी चीज़ रखी है, तुम उसको हटाओगे तो बल लगाना पड़ेगा। बाल मारी जा रही है, बाल को रोकने के लिए, उसको गति देने के लिए और उसकी दिशा बदलने के लिए हम जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, देयर इज नो चेंज। न उसकी दिशा बदलेगी, न उसका आकार बदलेगा, और न उसका गतिमान होगी। तो इस प्रकार से हम कोई भी कार्य करने के लिए हमको बल की आवश्यकता होती ही होती है। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। द व्हील गो फॉरवर्ड इफ इट इज़ नॉट पुश विद द स्टिक। क्या व्हील बिना स्टिक से पुश किए आगे जाएगी? क्या बैलगाड़ी बैल के बिना ताकत लगाए आगे बढ़ेगी? उसी तरह से ये बोट क्या बिना इसके पानी ढकेले बढ़ेगी? ये सब चीज़ें बताया गया है। तो यहाँ देखिए, व्हेन वी किक द फुटबॉल कमिंग इन आवर डायरेक्शन टूवर्ड्स द गोल वी अप्लाई फोर्स। हम क्या करते हैं कि जब बॉल को किक करते हैं, कमिंग आवर डायरेक्शन या उसकी दिशा चेंज करते हैं, टूवर्ड्स द गोल वी अप्लाइड फोर्स, हम क्या करते हैं? उस पर बल का प्रयोग करते हैं, बल लगाते हैं। इन डे टू डे लाइफ वी डू मैनी एक्शन सच एज लिफ्टिंग, पुलिंग, राइडिंग एंड बाइसिकलिंग एंड स्टॉपिंग it at a time, pushing a load, seizing and bending something and driving vehicles. It is necessary to apply force for doing all these actions. हमको ये सब एक्शन करने के लिए हमको फोर्स की आवश्यकता होती है। We need force। क्या करने के लिए? लिफ्टिंग, कोई चीज़ लिफ्ट करने के लिए, पुल करने के लिए, राइडिंग, बाइसिकल पर चढ़ने के लिए, पुशिंग, धक्का देने के लिए, यानी जितने भी काम हम करते हैं, वी अप्लाइड फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट।
किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स का अप्लाई करते हैं तो उसमें चेंजेज होता है, वो चेंजेज ही इसमें बताया गया है। जैसे यहाँ पर हम देखिए स्टिक से टायर को पुश कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, टायर आगे बढ़ रहा है। फोर्स को लगा करके बैल इसको खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, बैलगाड़ी आगे बढ़ रही है। जब हम बाल पे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो बाल की दिशा बदलती है, बाल गतिमान होता है, चलने लगता है, भागने लगता है। तो देयर आर मेनी चेंजेज ड्यू टू द फोर्स, जब हम फोर्स लगाते हैं। अब यहाँ देखिए, नो ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन इट्स ओन, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इन मोशन आर टू स्टॉप इट। किसी भी चीज़ को मोशन में लाने के लिए या स्टॉप करने के लिए या डायरेक्शन चेंज करने के लिए वी अप्लाइड फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। हमको उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब, जब तक हम उस पर बल का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसमें नो चेंज होगा। कोई चीज़ कहीं रखी है वो रखी ही रहेगी, न हिलेगी न डुलेगी, उसमें कोई चेंज भी नहीं होगा जब तक कि हम उस पर कोई बल नहीं लगाते। कैन you tell what happens when you hold the two ends of spring and pull them apart? जैसा स्प्रिंग है, स्प्रिंग के दोनों एंड को पकड़ के हम उसको होल्ड करते हैं, खींचते हैं, तो स्प्रिंग का आकार बदलता है, स्प्रिंग का शेप बदलता है। ठीक है, तो इस पर क्यों शेप बदला, क्योंकि हमने इस पर फोर्स का लगाया। व्हाट हैपन्स व्हेन ए ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए रेड हॉट पीस ऑफ आयरन? अभी लोहा भट्टी में तप्त होता है, तपने लगता है, लाल हो जाता है, तो उसको देखो, वो जो गांव में बोलते हैं ना, लोहे का काम करने वाला लोहार, वो उसको हैमर से ऐसे पीटता है तो उसका आकार बदलता है। उसको खुरपी, हंसिया, खेती के तमाम औजार वो लोहे को गर्म करके और इस तरह से एकदम पिघला करके, लाल करके जब उसको पीटता है तो उस आकार का वो चीज़ बना सकता है। फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का शेप बदलने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका शेप बदलने के लिए ये बल लगा रहा है। चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका शेप बदलने के लिए उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। कम टू नेक्स्ट पेज। टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में बल के प्रकार। हम बल कितने प्रकार के होते हैं? मस्कुलर फोर्स, पहला तो है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मीन्स हमारी मांसपेशियों से जो हम ताकत लगाते हैं, शारीरिक बल या मस्कुलर फोर्स। इन ऑल द एक्शन शोन इन द पिक्चर 10.1, ये जो आपने पिक्चर देखा यहाँ पे, द मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द बोन्स एंड मसल्स in the body. The person in the picture alongside is lifting the weight by using muscular pain. ये सब जितने भी हम देख रहे हैं यहाँ पर मसल से फोर्स, बल लगा करके बॉल को भगाया जा रहा है, ये भी मसल से, ये भी देखो मसल से, ये बैल भी अपने ताकत से मसल से ही बल लगाते हैं। यहाँ भी ये सारे कैसे फोर्स हैं? मस्कुलर फोर्स हैं। तो इस प्रकार के फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं, जहाँ पर हम अपनी मसल से बल लगा कर। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिखाया गया है, लिफ्टिंग ए वेट। ए वेट उठा रहा है, कैसे उठा रहा है? अपने मसल से, मस्कुलर फोर्स से ही उठाया जा रहा है। द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ऐसे फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर फॉर विच टास्क इन योर डे टू डे लाइफ डू यू यूज मस्कुलर फोर्स। ऐसा बहुत सारा काम है जो हम मस्कुलर फोर्स के द्वारा डेली डे टू डे करते हैं। जैसे घर में कोई भी काम कर रहे हैं, हम खेती में काम करते हैं, खेत जोतते समय, तो सब मसल्स का ही उपयोग करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स मीन्स
यांत्रिक बल, हम जब किसी भी यंत्र के द्वारा बल लगाकर कोई काम करते हैं तो वो यांत्रिक फोर्स कहते हैं उसको, मैकेनिकल फोर्स। वी यूज डिफरेंट मशीन्स फॉर डूइंग मेनी टास्क। मस्कुलर फोर्स इज यूज टू रनिंग सम मशीन्स। Some machines are run by using electricity or fuel. Machines like the latter are called automatic machine because a mechanical force is used here. For example, sieving machine, electric pump, washing machine, mixture, make a list of other such machines. तो इस तरह से बहुत सारी मशीनें हैं। देखो यहाँ पे सेविंग मशीन है, कपड़ा सिलती है, मिक्सचर है, ग्राइंडर, ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, बिजली से बहुत सारी मशीनें बिजली से चलती हैं, इलेक्ट्रिक से चलती हैं, और बहुत सारी मशीनें डीजल से, पेट्रोल से चलती हैं। उनसे हम काम करते हैं, उनसे हम फोर्स लगा करके काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी मशीन, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ ए मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। ऐसे फोर्स को हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं जो मशीनों के द्वारा हम काम करते हैं, यांत्रिक बल। थर्ड नंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बच्चों? ग्रेविटेशनल माने जैसे ग्रेविटी से पृथ्वी सभी चीज़ों को अपनी ओर खींच रही है, आकर्षित कर रही है, तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये खोज देखो, सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन इन द 17th century. The Earth's gravitational force acts in the direction opposite to that of an object moving upward. जो ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है उसके अपोजिट काम करने वाला बल जो है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। देखिए, hence the speed of that object goes to decreasing till the end. It becomes zero. जब कोई चीज़ हम फेंकते हैं ऊपर, जैसे ये देखो बाल को लड़के ने ऊपर फेंका, तो ये बाल जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स से इस पर लगा फोर्स अधिक रहता है तब तक ये ऊपर जाता है। देख रहे हो, यहाँ से जा रहा है, तो जब इसका यहाँ पर इसका फोर्स इस पर अप्लाइड जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाता है, तो वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार्ट हो जाता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये चीज ऑब्जेक्ट नीचे आता है, और नीचे आते आते पृथ्वी पर आते इसका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा हो जाता है और ये पृथ्वी पर धम से गिर जाता है। तो इस प्रकार से ऊपर जाते जाते इस पे जो अप्लाइड फोर्स है वो कम होता है और एक स्थिति ऐसी होती है कि जीरो हो जाता है। फिर जीरो से ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है और ये नीचे आना शुरू हो जाता है, और ज़मीन पर आते आते इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अधिक हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एकदम, और ये जोर से पृथ्वी पर गिर जाता है। वही चीज़ इसमें दिया गया है। देन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फॉलिंग डाउन इंस्टेड ऑफ गोइंग अप एनी फर्दर। वाइल फॉलिंग इट्स स्पीड गोन ऑन इंक्रीजिंग ऑल द टाइम ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है कि वो ऑब्जेक्ट नीचे आता है। अभी देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रो अपवर्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, it reaches a certain height and come down again. Why is this so? ऐसा क्यों होता है? वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। Why do fruits on trees fall the ground? वृक्षों के जो फल लगे होते हैं ज़मीन पे गिरते हैं, क्यों? The earth pull all objects toward itself. क्यों? क्योंकि अर्थ, हमारी पृथ्वी जो है, all objects को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है, और जिस बल से वो खींचती है उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो पृथ्वी जिस बल से ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पृथ्वी का बल है। द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पृथ्वी जो बल लगाती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नहीं तो कोई चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए वो नीचे आता है। कम टू नेक्स्ट पेज। लेट अस ट्राई दिस।
Take a small stone and bucket full water. Drop the stone into the water from a height of about 20 centimeter. You will hear the sound of a stone dropping in the water. Now drop the same stone into water from height of about 100 centimeter. You will hear its sound again. मैंने एक बाल्टी लिया, बाल्टी में पानी भरा है, एक 20 सेंटीमीटर ऊपर से एक पत्थर इसमें डालता है, फेंकता है, और 100 सेंटीमीटर ऊपर से, तो दोनों को साउंड आपको ध्यान से सुनना है. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द साउंड इनटू टू एक्शंस अबव? व्हाट कैन वी कंक्लूड फॉर दिस? उसमें हमसे क्या रिजल्ट मिलता है? द एक्शन ऑफ लिफ्टिंग ए स्नैक आर शोन इन द पिक्चर. वन sack looks empty, the other one is full. What difference do you notice in the way two of snakes are lifted? तो यहाँ पर देखो, दो आदमी सैक उठा रहे हैं, गोनी, और एक भरा हुआ है और एक आधा खाली है. तो ये इसका पोजीशन देखो, इसको ज़्यादा ताकत नहीं लगाना पड़ रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है. क्यों? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द एम्प्टी सैक इज लेस. That is to say, it's weightless. इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है, क्योंकि इसमें सामान कम भरा हुआ है, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक है, इसलिए इसका वजन ज़्यादा है, इसका वजन कम है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बिगर सैक इज ग्रेटर. इन अदर वर्ड्स, द बैग वेट्स मोर. समझ गए? तो इसमें ज़्यादा सामान है, इसलिए इसका वेट ज़्यादा है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक लग रहा है, इसमें कम लग रहा है. कैरिंग ए लोड. डू यू नो? क्या आपको पता है? टू वेट एन ऑब्जेक्ट इट इज ह्यूज फ्रॉम द हुक ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस. द सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट इज पुल्ड डाउनवर्ड्स बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. एट द सेम टाइम, फोर्स ऑफ द टेंशन in the spring constantly pull the object upward. The object come to rest when the tension in the spring and the gravitational force in an object becomes equal. In this position, the scale on the spring balance shows the gravitational force acting on the object, which is the weight of the object. The gravitational force acting on an object इज कॉल्ड द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो कोई भी स्प्रिंग वाला तराजू देखे हैं आप, देखे होंगे, तो उसमें कोई चीज़ हम लटकाते हैं, तो वो जितना वजन रहेगा, जैसे रहेगा, उसके आधार पे उसका मेजर करता है. तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है तो वही उसका वेट होता है. किसी भी वस्तु का वेट क्या है? उस पर लगे हुए ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है वो वैल्यू है. तो उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वही उसका वेट है. ठीक है? फाइंड आउट एंड डिस्कस. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. बिकॉज ऑफ दिस द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन. एट द सेम टाइम gravity also operates between planets and their satellites. Then why do not all the planets and satellites fall toward the sun? माने सभी प्लैनेट जो हैं सन के चारों चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ, तो वो उनका अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सभी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू चक्कर लगा रहे हैं. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स उनका जब कम रहेगा तो वो सूर्य में फॉल कर जाएंगे, सूर्य में गिर जाएंगे. तो इस तरह से वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सारे प्लैनेट्स अपने अपने स्थान पर राउंड में घूम रहे हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. यूज योर ब्रेन पावर. विच फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ इनटू द स्काई. जब एरोप्लेन उड़ने लगता है तो कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वो ऊपर उड़ता है. जो जो ऊपर जाता है त्यों उसका ग्रेविटेशनल फोर्स धीरे धीरे लो होता जाता है, और एरोप्लेन एकदम हाई लेवल पे जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका कम हो जाता है बहुत. मैग्नेटिक फोर्स, फोर्थ वन, चौथा प्रकार है मैग्नेटिक फोर्स.
मैग्नेट आपने देखा होगा, चुंबक, चुंबक के द्वारा भी बहुत, चुंबक के पास कोई ऐसी चीज़ ले जाओ तो वो अपनी तरफ खींच लेता है, कोई मेटल्स का चीज़ है। क्यों खींच लेता है? ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फोर्स होता है। प्लेस ए मैग्नेट ऑन ए टेबल, टेक ए बिग आयरन नेल टूवर्ड्स द मैग्नेट, it sticks to the magnet. Now hold the magnet upright and the air away from the nail. What happens? ये मैग्नेट है, मैग्नेट आपने देखा होगा। मैग्नेट को मेज पे रखो, उसके पास कुछ चीज़ें ले जाओ, फिर वो मैग्नेट को ऊपर उठाओ एयर में, तो भी वो उसको आकर्षित करता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स मैग्नेट किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगाता है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। नोट डाउन। देन इलेक्ट्रिकल फोर्स, नो फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन माने क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़, हमने बॉल फेंका, बॉल पैर से मार दिया, बॉल कुछ देर जाती है, कुछ दूरी पर जा कर के रुक जाती। क्यों रुक जाती? क्योंकि बॉल ज़मीन से घिसते हुए जा रही है, और ज़मीन से घिसते हुए नहीं भी जाए, ऊपर से भी जाएगी तो भी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही। और दूसरी बात यह है, ज़मीन से घिसते हुए बॉल जब जा रही तो ज़मीन पे वो घिस रही है, घर्षण कर रही है। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन बोथ द सरफेस। जैसे फ्रिक्शन होता है, जैसे देखो हम सर्दी लगती है तो हम अपने हाथ को ऐसे से रगड़ देते हैं, तो जब रगड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा हाथ गर्म हो जाता है। फ्रिक्शन से क्या हो गया? हमारे हाथ में गर्मी आ गई, तो हमारे हाथ में थोड़ी सी सर्दी कम हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है। तो उसी तरह से फ्रिक्शन से जो है क्या चीज़ है, वो फ्रिक्शन आप समझ रहे हो। देखो मैं और भी थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। व्हेन ए कैरम पीस is flicked lightly, it slides over the carom board, but stop a certain distance. कैरम बोर्ड पर आप कैरम खेलते हो तो उस पर जब गोटी वो कैरम का मारते हो तो वो कुछ देर में रुक जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण कैरम बोर्ड से उसको घिसती, ये गोटी जब हम में से मारते हैं तो कुछ देर रुक जाती है, तो क्या होता है? वो उस पर घर्षण करती है। उसी घर्षण को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। A ball rolling over a flat ground stop at a certain distance. कोई बॉल जब एक ग्राउंड पर रोल कर रही है तो कुछ दूर पे रुक जाती है। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? When two surfaces rub against each other, the force of friction comes into play. जब दो सरफेस एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो उनके बीच में फोर्स पैदा होता है। इट ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और वो मोशन के डायरेक्शन के अगेंस्ट होता है, उल्टी दिशा में होता है। व्हेन ए ब्रेक इज अप्लाइड व्हाइल राइडिंग ए बाइसिकल, इट स्टॉप आफ्टर रनिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस। हाउ डज द ब्रेक वर्क? बिटवीन विच पार्ट इज फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड। तो जैसे बाइसिकल हम चलाते हैं तो बाइसिकल चलाते समय हम क्या करते हैं? कभी कभी उनको ब्रेक लेना पड़ता है, ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक क्या करता है? ब्रेक उसके टायर पे, टायर का जो रिंग लगा रहता है उस पर घिसता है, फ्रिक्शन करता है, और उस फ्रिक्शन के द्वारा वो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता है और रुक जाता है। व्हाई इज पाउडर स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड वाइल प्लेइंग कैरम? कैरम खेलते समय हम उसे पाउडर छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? ताकि हमारी गोटी आराम से फिसलन, फ्रिक्शन कम हो। तो पाउडर यही करता है कि जो गोटी और कैरम बोर्ड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, मोशन के अगेंस्ट जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको रोक रहा है, उसकी गति को ब्रेक कर रहा है, उस फ्रिक्शन को कम करने से गोटी आराम से फिसलती है। इसलिए हमेशा पाउडर उस पर छिड़कते हैं। ठीक है, ट्राई दिस। टेक 2 पीस ऑफ स्मूथ पेपर एंड 2
of sandpaper and rub them against each other. What do you notice? दो सादा पेपर लो, दो सैंड पेपर लो। सैंड पेपर मालूम है, बाज़ार में मिलता है, उसमें खुरदुरे खुरदुरे सैंड से लगे होते हैं। द स्मूथ सरफेस कैन बी इजिली रब्ड अगेंस्ट अदर बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज लेस, वाइल रफ surface cannot be easily rubbed against each other because the force of friction between them in the other। तो जब जो साधारण पेपर है, सादा पेपर है, उसको रगड़ते हैं तो वो ईजिली स्मूथली फिसलता है, सरकता है। लेकिन जब हम सैंड पेपर को आपस में रगड़ते हैं तो ईजिली नहीं फिसलता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ नहीं है, उस पर सैंड लगा हुआ है। ठीक है। इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू वॉक ऑन ए ग्राउंड ओनली बिकॉज ऑन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम ग्राउंड पे जब चलते हैं तो पॉसिबल फॉर अस टू वॉक ऑन ग्राउंड ओनली बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कभी कभी फ्रिक्शन अच्छा भी होता है। इफ़ देयर इज नो फ्रिक्शन वी वुड स्लिप एंड फॉल। अगर जहाँ फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पर हम क्या करेंगे? स्लिप हो जाएंगे और गिर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी आर वेरी लाइकली टू स्लिप वाइल वॉकिंग ऑन ऑयली एंड वेट फ्लोर। तुम्हारे घर का में कभी देखो, तुम्हारी मम्मी पोछा लगाती है, पानी लगा रहता है, तो तुम उसी समय में घर में टहलते समय फिसल के गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो दोनों सरफेस है, फ्लोर है और जिस पर हम चल रहे हैं पैदल, हमारे पैरों के बीच में और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन कम हो गया, इसकी वजह से हम फिसल जाते हैं। ठीक है। तो कभी कभी फ्रिक्शन बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है। वो देखो, वाई इज वुडन प्लैंक लेड डाउन द पुलिंग आउट ए कार विच इज स्टक इन मड। जैसे वुडन लकड़ी का पल्ला होता है, जब कोई कार मड में, कीचड़ में फंस जाती है तो उसके पहिए के नीचे से डालते हैं तो उस पर से पहिया फिसल करके आ जाता है। क्या करते हैं? वहाँ पर हम फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं ताकि फ्रिक्शन अधिक हो और कार निकल आए। ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जनरेटेड बिटवीन द व्हील्स एंड वुडन प्लैंक लेड डाउन अंडर द कार, हेंस इट इज कैन बी पुल्ड आउट फ्रॉम द मड। इन शॉर्ट, the force of friction can either be decreased or increased as desired। ठीक है। तो इस तरह से हम उस पर फ्रिक्शन को बढ़ा करके मड में फंसी कार को बाहर निकालते हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए और कार बाहर आ जाए। 6 नंबर का जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये तो आपने कई बार प्रयोग किया होगा। छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लेते हैं और प्लास्टिक के कंघे को सूखे बालों में रगड़ कर उसके पास लाते हैं तो वो उसको खींचता है अपनी ओर, या मोर के पंख को बुक में रख के ऐसे खींचते हैं, हम देखते हैं मोर के पंख फैल जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की घटनाएं आप देखे होंगे। साल है, उलन साल है, स्वेटर है, जाड़े के ऋतु में देखो निकालते हो तो चिट की आवाज़ आती है। उस पर ऐसा फोर्स उत्पन्न हो जाता है। कैसे? घर्षण के कारण। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्प्रेड स्मॉल पीस ऑफ पेपर ऑन ए टेबल, रब ए पीस ऑफ थर्माकोल और इन्फ्लेटेड बैलून अगेंस्ट सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग इट नियर दीज पीसेस। यहाँ पे दिखाया गया है, जो बैलून भी ले सकते हैं हम और सिल्क क्लॉथ से रगड़ करके या थर्माकोल सिल्क क्लॉथ से उसको घर्षण करके उसके पास लाते हैं। रब ए प्लास्टिक कॉम अगेंस्ट ड्राई हेयर एंड रिपीट द एबव एक्टिविटी। प्लास्टिक की भी कंघी लेकर रगड़ के हम बाहर उसके कागज के टुकड़ों के पास लाते हैं। रब ए पीकॉक फीदर, मोर का पंख, बिटवीन 2 पेजेस ऑफ नोटबुक एंड ब्रिंग नियर योर फिंगर। चलो, व्हाट डू यू सी? एबव एक्टिविटी द पीस ऑफ पेपर, हेयर एंड द पीकॉक फीदर आर सीन टू मूव। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? Static electricity is produced on materials like rubber, plastic and ebonite due to friction। देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत, घर्षण विद्युत जिसको कहते हैं, जब हम बालों में या सूखे सिल्क के पेपर से एबोनाइट की छड़ को या इस प्लास्टिक को, रबर को ऐसा
घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण कर करके जब हम करते हैं तो उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वही चीज़ है यहाँ प्लास्टिक के कंघे को जब हम बालों में घिस करके लाते हैं और तो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। द फोर्स exerted by such electrical charge material is called electrostatic force। ऐसी विद्युत को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं जो घर्षण के कारण पैदा होती है और चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट, कंबाइंड फोर्स। कंबाइंड फोर्स मीन्स जब कई बल एक साथ लगते हैं, कंबाइंड माने जॉइंटली। While an action is taking place, various types of force act on an object in question. You might have seen a roller coaster or a juggling of a sailboat on the seashore. A variety of forces act together in these cases. To obtain more information about these, type the word ट्रिक साइंस। तो गूगल सर्च ऑन द इंटरनेट, गूगल सर्च भी आप कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो इसको बोलते हैं ट्रिक साइंस। आप डिस्कवरी चैनल पे या कभी कभी देखो ऐसे चैनल पे टीवी पे दिखाता है साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें आप देखोगे जब कई फोर्स कई तरह के एक साथ लगते हैं तो उसको बोलते हैं कंबाइंड फोर्स। जैसे बड़ी बड़ी मशीनों में देखो, उसमें पहिया भी चल रहा है और रोलर कर रहा है, इंजन भी चल रहा है, कई काम एक साथ कर रहा है, कई तरह के बल लग रहे हैं। जैसे साइकिल है, साइकिल में भी उसी तरह से कई से बल लग रहा है। तो इस प्रकार के बल को कंबाइंड फोर्स कहते हैं। ठीक है। While an acting is taking place, various types of force act on the object in question। ठीक है। You might have seen roller coaster, जैसे रोलर वगैरह आपने देखा है। A little fun, cut out fish shape from colored plastic sheets, fix a pin on one side of the fishes, take water in a big deep plate, release the fishes in it, they will float on the water, take a magnet and move around over the water। Can you make other game like this? What makes such game possible? एक प्लास्टिक की लाल कलर या कलरफुल फिश के ऐसा फिश के साइज का ऐसा काट लो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फिश के साइज का ऐसे काट लो और यहाँ पे एक पिन लगा दो, पिन लोखंड की, और इसको ऐसे पानी पे डीप में पानी भरो और उसमें डाल दो। डालने के बाद इसमें पिन लगा रहेगा, मैग्नेट चारों तरफ ऐसे उसके घुमाओगे तो ये फिश पानी के ऊपर तैरेगा, क्योंकि इसमें जो ये पिन लगा है लोहे का वो मैग्नेट उसको आकर्षित करेगा और ऐसे टब में चारों तरफ ये तैरेगा। इस तरह से गेम आप बना सकते हो। कलर प्लास्टिक इसलिए लेना है ताकि फिश आराम से दिखाई पड़े पानी के ऊपर। समझ रहे हो नहीं? अच्छा, वी हैव लर्न, हमने क्या देखा? फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट एनी एक्शन, फोर्स इज नेसेसरी टू मेकिंग एन ऑब्जेक्ट मूव, यानी मूव करने के लिए, टू चेंज द डायरेक्शन, दिशा बदलने के लिए, मोशन गति देने के लिए, एंड आल्सो टू चेंज द शेप, और उसका आकार बदलने के लिए। एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव कराने के लिए, चेंज डायरेक्शन, मोशन, चेंज द शेप, ये सब करने के लिए हमको फोर्स की आवश्यकता होती है। ये हमने सीखा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस सच एज मस्कुलर फोर्स, फोर्स का टाइप मस्कुलर फोर्स, मसल्स, मैकेनिकल फोर्स यांत्रिक बल, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स माने जो घर्षण से पैदा होता है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने देखा कंघी से
वो छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें सीखा। बल के प्रकार कौन कौन से हैं? मस्कुलर, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, किसी चीज़ को मूवमेंट कराने के लिए, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, मोशन करने के लिए, चेंज द शेप करने के लिए हमको फोर्स की आवश्यकता होती है। अभी ये इसका क्वेश्चन आंसर मैं दूसरे वीडियो में भेजूँगा। थैंक यू।